काम नहीं है। नमस्कार। अभी हमारे YouTube चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिकल जो भी हमारे फ्रेशर सिविल फील्ड में आते हैं काम करने, उनको प्रैक्टिकल हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। जो स्टील का काम कैसे होता है, कॉलम का काम कैसे होता है, ड्राइंग की स्टडी कॉलम में किस हिसाब से करते हैं, उसमें कैसे पता चलता है कि अपने कौन से डाया और किस तरह की स्टील लगती है, उसको बांधने के लिए हमें ड्राइंग में क्या क्या किन किन बातों पे ध्यान दे के काम करना चाहिए, और प्रैक्टिकल काम करने के लिए जो हमारे कामगार भाई काम करते हैं साइट पे, उन्हें क्या डिफ़िकल्टी आती है और किस हिसाब की प्रिपरेशन करके वो काम करते हैं, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने की बताने की कोशिश करेंगे। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टील का जो सबसे मेन स्टील का काम देखते हैं इमरान जी हमारे साथ में है, और अंकित जी इसके डिटेल वाइज ये आपको बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित जी, अभी आप बताएंगे थोड़ा इसकी सबसे पहला चीज़ कि जो हम कॉलम पे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ड्राइंग में किस हिसाब से क्या स्टडी करना चाहिए, और किन बातों को कैसे पता चलता है अपने को ड्राइंग में कि कौन से डाया का स्टील किस कॉलम में यूज करना है, तो वो थोड़ा बताएंगे प्रैक्टिकल और दिखाएंगे तो हमें सही रहेगा लोगों को। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी दीपक भाई जी ने मेरे से पूछा है कि हम साइट पे कॉलम का जब रिइंफोर्समेंट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान करते हैं और किस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलम का स्टील हमें इरेक्शन करना है या किसका। देखिए, जब हमारा प्लानिंग होता है, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि किस कॉलम को किस तरफ से हमें कॉलम बांधना स्टार्ट करना है, उसका स्टील इरेक्शन करना है। तो जो कॉलम हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग आता है उस डेट वाइज हम उसी को इरेक्शन करते रहते हैं। और जैसे कि हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कोई कॉलम नंबर है, सब कॉलम का एक नंबर होता है, उस कॉलम को हम चुनते हैं कि इस कॉलम को हम स्टेज, जैसे कि अभी प्लान में मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा ये कॉलम का प्लान होता है जिसमें हमारे सभी कॉलम का और फाउंडेशन का नाम दिया होता है। हर कॉलम को आप देखेंगे कि एक अलग नाम दिया हुआ है। कुछ कॉलम जिनकी स्पेसिफिकेशन सेम होगी, लोड क्राइटेरिया सेम होगा, उनका नाम आपको सेम मिलेगा। एज वो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिसाइड करता है कि कौन से कॉलम सेम रहेंगे और कौन से कॉलम डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि जिस कॉलम की अभी हम बात करने वाले हैं वो ये कॉलम C82 कॉलम है। C82 कॉलम है। इस कॉलम की हम बात कर रहे हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि एक कॉलम का हम किस तरह से डिटेलिंग करते हैं। देखिए, ये कॉलम हमारा हो गया कॉलम प्लान। इसमें हमने कॉलम नाम पढ़ लिया कि जो हमारा कॉलम प्लान नाम है। अब ये ड्राइंग में सभी कॉलम की डिटेल दी हुई है। इसमें से हम देखेंगे कि कौन से कॉलम का हमें स्टील बांधना है। जैसे कि अभी हमने देखा C82 की हमें कॉलम डिटेलिंग करनी है, तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे सबका नाम दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ C15, C16, C17, C184, ऐसे सभी कॉलम्स का नाम दिया होता है। तो हमारा जो अभी C82 कॉलम है वो ये देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है C82 कॉलम। ये आप देखेंगे नाम आएगा। अभी आप इसमें देखेंगे तो हमें जो दिया हुआ है वो 24 बार दी हुई है 25 डाया की। आप देख सकते हैं टी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इससे अपने को आइडेंटिफाई होता है कि कौन से डाया का वर्टिकल खड़ा करना है। हाँ, ये किसी ड्राइंग में वाई से भी डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि टी है तो टी रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को और वाई रिप्रेजेंट करता है इल्ड को। तो किसी ड्राइंग में वाई दे देता है, किसी ड्राइंग में ये टी दे देता है। तो अभी देखेंगे 24 नंबर हैं। 24 नंबर T25 यानी 25 डाया के 24 नंबर हैं। और उसकी रिंग डिटेल देखेंगे तो रिंग डिटेल भी ऊपर दी हुई है कि हमारा जो रिंग डिटेलिंग होगी वो किस तरह की होगी। इसमें अभी देखेंगे Z1 मेन लिंक हो गया, Z1 अदर लिंक हो गया और Z2 लिंक हो गया। अभी हम इनकी बात करेंगे। Z1 मेन लिंक क्या है, Z1 अदर लिंक क्या है। जब हमने ये देख लिया कि हमारा जो कॉलम है 850 बाई 850 का है, तो पहले तो साइड पे हम ये कंफर्म करना है कि यहाँ पे जो साइज लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग लेंथ उसका ये करते हैं कि 850 बाई 850। हाँ, बिल्कुल। उसमें क्या करेंगे, हम जब रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे तो हम आउटर से इस डायमेंशन में से कवर माइनस कर देंगे। जो कॉलम में हमें जो स्पेसिफिक है वो 40 mm का है, तो 40 mm एक तरफ से 40 mm एक तरफ से अगर बात करेंगे तो हम वो हमारा 760 के आसपास आएगा दोनों तरफ से माइनस करके। तो ये हमारा 760 का बचेगा। उसमें हम अपना रेनफोर्समेंट पूरा जो रेनफोर्समेंट केज है वो हम प्रोवाइड करेंगे। अभी जैसे कि हमारा इसमें 24 डाया है 25 का, इसमें Z1 मेन लिंक हो गया। तो इसमें दिया हुआ है कि 8 डाया का T8 जैसे कि मैंने अभी कहा था, T जो रिप्रेजेंट करता है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि 8 डाया का 100 की स्पेसिंग पे दिया हुआ है जो Z1 मेन लिंक है। अभी मैं बात करूंगा Z1 और Z2 ये क्या दिया हुआ है वो भी मैं एक बात करूंगा। अभी दूसरा अभी देखेंगे Z1 के बाकी अदर मेन लिंक एक हो गया,
एक अदर, तो अदर क्या हो गया, T8 100 की स्पेसिंग, उसको भी 100 है। देखिए मेन लिंक हो गया हमारा, जो आउटर में जो रिंग घूमता है, जो सारी बार को सराउंड कर लेता है, कन्फाइंड कर लेता है, उसको हम मेन लिंक बोलते हैं। तो उसका डाया इन्होंने दिया हुआ है T8, ये जो मेन लिंक है हमारा T8 का है। बाकी जो अंदर के रिंग्स हैं, जो ये इंटरमीडिएट रिंग्स बोलते हैं इनको, इनका जो डाया है वो 8 डाया है। और बाकी Z2 लिंक में, यानी कि Z2 हमारा डिफाइन होगा जोन, Z1 Z2 ये डिफाइन करता है जोन का। अभी आप देखेंगे तो इसमें 8 डाया का 200 की स्पेसिंग पे है। मतलब इससे ये कंफर्म होता है, जैसे आपने बोला कि T8 लिखा हुआ है जी, तो T8 है तो 8 mm डाया में स्टील लगेगा, T10 लिखा हुआ है तो 10 mm में लगेगा, T12 जी बिल्कुल जो बिल्कुल हिसाब से जिस ड्राइंग में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब इसमें देखेंगे दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, M40 ग्रेड दिया हुआ है। तो इसमें हमें M40 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है। FE 500 हमें स्टील यूज करनी है, जो FE जो हम रेनफोर्समेंट यूज करेंगे, जो स्टील का ग्रेड रहता है, मतलब यहाँ पे मार्केट में जो है वो FE 500 है, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट ग्रेड के स्टील अवेलेबल है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर ये डिसाइड करता है कि कौन से ग्रेड का स्टील हमें लगाना है, स्ट्रक्चर के लिए अप्रूव्ड है उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मेंशन करते हैं। तो हमें इसमें जो अपना है वो FE 500 यूज करना है। इसमें देखेंगे जैसे कि मैंने बताया था, कवर भी दिया हुआ है, कवर 40 mm का होता है, ये दे दिया इन्होंने 40 mm का। अभी आप देखेंगे एंड और कन्फाइनिंग जोन इन्होंने 1670 का दे दिया, 1670 mm दे दिया, यानी एंड और कन्फाइनिंग जोन भी मैं अभी बात करूंगा क्या होता है। अभी इसके अलावा फिर हम एक बार साइड पे दिखाएंगे आपको कॉलम जो बांध रहे हैं, तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग किस तरह बंध रहा है। अभी आप देखेंगे ये भाई हमारे का नाम, इस कॉलम का स्टील इरेक्शन करने लग रहे हैं। तो इसमें आप देखिए एक बार आ गया, ये जो रिंग है, ये हमारा रिंग जो है मेन लिंक बोलते हैं, पूरे कॉलम को सराउंड कर लेता है। ये बाकी जो लिंक पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये वाले जो लिंक हैं आप देखेंगे तो ये इंटरमीडिएट रिंग हैं सारे, ये 8 डाया के हैं। अभी मैं कॉलम में भाई से बात कहूँगा कि एक बार कॉलम में दिखाएं। ये वाला जो रिंग है ये मेरा पूरा मेन लिंक है, ये पूरे कॉलम को सराउंड करता है वो चारों तरफ से, और इसको हम बोलते हैं मेन रिंग। जो बाकी लिंक हैं, जो ये इंटरमीडिएट इसलिए बोलते हैं कि बाकी जो बार बची हुई है उनको कन्फाइन करने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रिंग। ये सारे इनका डाया दिया हुआ है। अभी ये भाई हमारा, हम इस तरह करके हर रिंग को एक वायर गेज की मदद से, अपना वायर की मदद से इसको हम कन्फाइन कर देंगे, स्टीरअप कर देंगे, इसको बांध देंगे। किसी साइड पे, किसी ड्राइंग में इसको स्टीरअप्स भी बोल देते हैं। भाई से मैं कहूँगा एक बार ऊपर भी दिखा देंगे। ये हमारा लैब दिया हुआ है यहाँ से और ऊपर तक, ये लैब दिया हुआ है। लैब का भी कॉलम में जो स्ट्रक्चर इंजीनियर वो डिसाइड कर देता है कि हमें M40 ग्रेड में कितने लैब देना है, या M30 में, वो ग्रेड वाइज डिसाइड होता है कि लैब लेंथ कितनी होनी चाहिए। जैसे अभी अच्छा प्रैक्टिकल भी मेरे हिसाब से तो समझने में आ रहा है। जैसे हम लोगों ने ड्राइंग में अभी देखा जी कि रिंग किस हिसाब से था, किस हिसाब से बांधना है जी, और किस डायम है। तो जैसे ये 8 mm स्टील है जी, 8 mm में रिंग बांधा हुआ है, और प्रैक्टिकल वैसे हिसाब से जैसे अभी आप बता, अभी आप देखेंगे जैसे कि ड्राइंग में दिखाया हुआ था, ड्राइंग में 2D में बहुत से जो फ्रेशर लोग होते हैं उन्हें समझ नहीं आता है। तो वो ये सोचते हैं कि किस तरह बन रहा होगा। तो जो हमने 2D में देखा था, एक बार आप देखिए, अपने मैं यूजर को बोलूंगा वीडियो अपना रिवर्स करके दोबारा देख ले। 2D में जो ड्राइंग दी हुई है और वो 3D में जो साइड पे हो रहा है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको जब वो बन जाएगा पूरा। ये हमारा रिंग हो गया, मेन रिंग हो गया, बाकी ये सारे हमारे इंटरमीडिएट रिंग हो गए। अभी यहाँ पे एक टाई रॉड भी डालेगा, टाई रॉड डालना बाकी है, तो टाई रॉड का डालने का काम कर रहे हैं ऊपर से। अभी देखेंगे सारा रखे हुए हमारे। और दूसरा फिर ये अपना लैब करेंगे, तो लैब का भी डिसाइड होता है। देखिए अब हमारे जैसे फ्लोर टू फ्लोर हाइट यहाँ पे 6.3 मीटर है, तो 6.3 मीटर में से ये हमारा बेस हो गया। तो इसका जो एंड और कन्फाइनिंग जोन बोला था, तो एंड कन्फाइनिंग जोन यहाँ से हमारे 1670 की स्पेसिंग में, हमारा 100 की स्पेसिंग में बनेगा, और फिर उतना ही हम ऊपर से छोड़ देंगे 1670 mm, वो भी हमारा कन्फाइनिंग जोन हो गया। तो उसमें भी हम स्पेसिंग जो है कम रहती है, और बाकी जो मिडिल में जो स्पेसिंग रहेगी वो एज पर ड्राइंग वो 200 की है। तो बाकी जो सेंटर के होंगे आप देखेंगे तो इनकी स्पेसिंग बढ़ गई है यहाँ पे जो ऊपर है, और नीचे सारा जो हमारा बंधे हुए रिंग वो 100 की स्पेसिंग में बंधे हुए, ऊपर का जितने भी रिंग है वो सब हमारे 200 की स्पेसिंग बंधे हुए हैं। तो इसी तरह करके हम कॉलम का स्टील इरेक्शन कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद इस पे हम फिर कवर लगा के शटरिंग स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद फिर ये पोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा।
और मैं चाहूँगा दीपक जी आपका कुछ क्वेश्चन हो इस बारे में। जैसे अब ये बांधते हैं हम लोग, आपने देखा होगा कि अभी स्टील हम लोग जो बांध रहे हैं जी। तो बांधने के लिए कितने mm का और किस हिसाब से वो जो बाइंडिंग वायर यूज करते हैं वो MS में कहाँ पे करते हैं और GI में कहाँ पे करते हैं? देखिए ज़्यादातर हमें जो कोड अलाउ करता है वो GI का यूज़ करने के लिए GI यूज़ करते हैं हम उसमें। तो GI का जो वायर होता है ये 18 गेज का होता है, 18 गेज का यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चर इंजीनियर इसके लिए भी रिकमेंड करता है कि कौन से गेज का हमें वायर यूज़ करना है। GI वायर यूज़ करने के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं जो GI वायर, जैसे कि आप देखेंगे इधर एक बार ये वायर काट के रखी हुई है, ये वायर काट के रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये भी हमें देखना है क्या इसका वेस्टेज ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये अगर हम रिकंसाइल करने लगेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा वेस्टेज। ये हमारा हो गया GI पूरा, इसका कंट्रोल करने के बाद फिर हम अपने सर इशू करते हैं। जैसा कि हम जानना चाहेंगे कॉलम में जो हमारा लैप दे रहे हैं सर, तो लैप हमारा कैसे देते हैं सर, कौन से डिस्टेंस पे देते हैं? और बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। देखिए पढ़ना चाहिए लैप नहीं, हर फ्लोर पे हम डालते हैं, हर फ्लोर पे ही डालना चाहिए हमें लैब, क्योंकि क्या है ये टेक्निकल टर्म में अगर बात करें स्ट्रक्चर इंजीनियर तो वो एक लैब जो है, क्योंकि हम 12 मीटर का सरिया पूरा एक लेंथ खड़ा नहीं कर सकते, उसमें थोड़े साइड पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है स्टील की वो 12 मीटर की होती है, तो उसे साइड पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसे एक साथ हम खड़ा करें। तो कोशिश ये करते हैं कि उसे लैब में दे, और लैब जो है एक फ्लोर पे दो ना दे, वो अलग अलग फ्लोर पे दे। तो लैब देने का जो क्राइटेरिया वो ये है कि हम जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जोन है उसको अवॉइड करते हैं। तो मैं अपने भाइयों से अनुरोध करूंगा, जैसा कि हम जान जाएंगे कि यहाँ पे हम लैब दे रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में जैसे कोई भाई बंधु घर बनवा रहे हैं तो वो कहाँ पे लैब दें और कैसे दें, और फ्लोर की हाइट क्या रखें? मैं उन भाई बंधुओं से बात कहना ये चाहूँगा, जितनी भी फ्लोर की हाइट है आप उसका मिड निकाल लीजिए, कॉलम की जो ऊंचाई है उसके अपने बीच निकाल लीजिए, जहाँ भी आपका बीच हो वहाँ पे आप लैब दे सकते हैं, उससे ऊपर और उससे नीचे। अब मैं अपने भाइयों से, जो अपने इंजीनियर भाई है उनसे कहूँगा कॉलम का जो मिड हाइट होती है हम मिड जोन में ही लैब देते हैं। कॉलम का नीचे से जितना हमारा जो उसकी मैक्सिमम डायमेंशन है वो माइनस कर दीजिए, सेम डायमेंशन ऊपर से माइनस कर दीजिए। जैसे कॉलम मेरा 850 बाई 1500 का है तो 1500 में नीचे से छोड़ दूंगा, 1500 ऊपर से छोड़ दूंगा। जो बीच में जोन बचा वो हमारा Z2 जोन का कहलाता है, बाकी Z1 जोन वो जो हमारा नीचे का हो गया 1500, ऊपर से हो गया 1500, वो हमारा दोनों Z1 जोन हो गए। उसमें हम चाहते हैं कि लैप उसमें ना आए, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम उसे अवॉइड करते हैं। लैप कभी भी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जोन में नहीं देना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चरली भी सेफ रहता है। तो ये कारण है। हम इसमें देखेंगे अभी जो लैप आ रहा है, हमारा एक लैप यहाँ पे इंड कर दिया, अगला लैप थोड़ा सा हाइट पे इंड किए, ऐसा क्यों करते हैं सर? देखिए हम सारे लैप एक ही लेंथ पे नहीं, एक ही जोन में नहीं देते, एक ही हाइट पे नहीं देते, हम उसे स्टैगर्ड देते हैं। मतलब आधे 50% लैप एक हाइट पाएंगे और 50% हमारे अलग हाइट पाएंगे, तो उसी के हिसाब से हम अपना लैप डिसाइड करते हैं, उसी के हिसाब से कटिंग लेंथ भी डिसाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? स्टैगर्ड लैप स्टैगर्ड क्यों करते हैं सर? देखिए स्टैगर्ड अगर सारे लैप एक साथ आप दे देंगे तो जब बेंडिंग कभी ना किसी केस में ऐसी सिचुएशन अराइज हुई कि आपका स्ट्रक्चर, तो सारे आपका जो हिंज है वो एक ही जगह डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉलम के फेलियर होने के चांसेस पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि अपना जो मैक्सिमम जो फेलियर चांसेस हो मैक्सिमम हो, हम चाहते हैं मिनिमम से मिनिमम हो। तो इसीलिए हम अवॉइड करते हैं सारे लैब्स को एक साथ देना। बाकी मेरे ख्याल से अभी आज का टॉपिक मेरे ख्याल से बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है मेरे दोस्तों। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो उन डाउट्स को क्लियर करने में रहे। और बाकी मैं आपसे अनुरोध करूंगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका प्यार हमें चाहिए, इस आपके प्यार से हम सफल हो सकते हैं, और आपके प्यार से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे काफ़ी लोगों की मदद होगी। धन्यवाद।